वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में है। इस पर्टिकुलर यूनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में, दूसरा पार्ट रहेगा हमारे बाकी के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा इजी वाला पार्ट है और मैं कौन सा पार्ट स्किप कर सकता हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो कि ज्यादा इजी पार्ट है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ में एक न्यूमेरिकल है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। तो अगर आपको पास होना है तो मेरे हिसाब से आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे फोकस करना चाहिए और इस वाले पार्ट को आप काफी आसानी तरीके से स्किप कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, हाँ, मैं जरूर इस पार्टिकुलर पार्ट को स्किप कर रहा हूं अभी के लिए, बिकॉज अभी टाइम कम है, तो फिर आपको एग्जाम देना है फटाफट से, तो आप इस हार्ड वाले पार्ट को स्किप करके कर सकते हैं। डेफिनेटली बाद में मैं इसका एक वन शॉट वीडियो और अलग से बना दूंगा और उसे भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो जिसको स्कोरिंग वगैरह करनी है वो बाद में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के कर सकता है, डिपेंड्स। ठीक है। अब अगर 2026 वगैरह में शायद देख रहे हैं तो फिर ये वाला पार्ट भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि हम आप लोग मेरी वन शॉट सीरीज ऑब्वियसली फॉलो कर रहे होंगे। हमने यूनिट 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 कर रहे हैं। ठीक है ना। सो आपने देखा होगा कि मैं हर यूनिट से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखता हूं, तो इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रखने की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अलॉन्ग विद उसका न्यूमेरिकल। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों ही चीजें कवर करेंगे और इस वाले को कवर नहीं करेंगे। जिसको देखना है सेपरेट वीडियो आएगा, आजकल में तो नहीं आने वाला है, डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। बट फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं कि ये टफ वाला पार्ट है और लोग पढ़ के जाते भी हैं तो उनको बाद में एग्जाम में याद आता नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको स्किप मारो। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। और मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल आपसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। प्लस इन क्वेश्चंस के अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। मेरे एप्लीकेशन का, सॉरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो। वहाँ पे BXC नाम का सब्जेक्ट मिलेगा, क्लिक करना। कुछ 40-45 रुपीज़ के आसपास का प्राइसिंग है, तो 40-45 रुपए में आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारे PYQs के प्रॉपर एग्जाम में कैसे आंसर लिखने हैं वो भी मिल जाएंगे। और जो ये न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हैं और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, मैं इसको इस पर्टिकुलर वीडियो में भी करके दिखाऊंगा, बट रिवीजन के लिए PDF जरूरी होती है, तो वो डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन से निकल जाएगी आपके। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता क्या है। ठीक है। देखो, जितना हम पढ़ने वाले हैं ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे सिलेबस में, उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ एक ही काम कर रहा है। ठीक है। उसका काम क्या है? किसी चीज को एम्पलीफाई करना। ठीक है। और वो कौन सी चीज को एम्पलीफाई कर रहा है हमारे सिलेबस में? वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है ना। मतलब हम इस डिवाइस को एक इनपुट वोल्टेज देंगे, है ना। मान लो हमने 20 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज दिया, तो वो उसको एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट में हमें डेफिनेटली 20 से ज्यादा वोल्टेज देगा, है ना। तो वो मुझे 80 वोल्ट भी दे सकता है, वो मुझे 100 वोल्ट्स भी दे सकता है, वो मुझे 60 वोल्ट भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली पूरे सिलेबस में हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या काम कर रहा है? वो एक इनपुट वोल्टेज को एक बड़ा सा आउटपुट वोल्टेज बना देगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई कर देना मतलब किसी चीज को बढ़ा देना। ठीक है। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो यही काम है। ठीक है। चलिए, ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, तो अगर कभी डेफिनेशन आती है तो आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। जिसको बनाना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है। और इसका मेजर पर्पस क्या होता है? अलग अलग टाइप के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है ये। ठीक है ना। और ये एज एन एम्पलीफायर भी यूज हो सकता है। इसका काम वेव फॉर्म जनरेशन का भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको इनपुट में वेव फॉर्म देते हैं और ये मुझे आउटपुट में एक बहुत ही बड़ा सा वेव फॉर्म दे सकता है। ठीक है। मतलब एम्पलीफाई करने के भी काम आएगा और नए वेव फॉर्म्स को जनरेट करने के भी काम आएगा। ठीक है ना। देखो, ये बातें सुन लेनी चाहिए, बिकॉज ये बातें जब सुन लेते हो ना, तो फिर आगे जाके रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। और सिर्फ ये इसके काम नहीं आता। जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कहीं पर भी अरिथमेटिक शब्द आपको देखने को मिलता है, तो आगे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लिख ही सकते हो। ठीक है ना। तो छोटी सी अंग्रेजी है ये, मीनिंग आपको मैंने थोड़ा सा बोल के समझा दिया है। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, बेसिक अंग्रेजी। ओके। हालांकि व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कभी पूछा नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि एक तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा,
दूसरा न्यू वेव्स के कंस्ट्रक्शन में भी काम आ सकता है, और तीसरा जो अर्थमेटिक सर्किट्स हैं उसमें एज एन एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब जरा देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, और मुझे क्या क्या सिंबल्स यूज करने हैं, और ये कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से टर्मिनल्स हैं जिसको मुझे एग्जाम में बना कराना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आगे की चीज को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब आप बनाते हो तो टोटल आपको 5 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है ना, कितने टर्मिनल्स होते हैं टोटल आपके पास में? 5 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को? पहले हम इस तरीके से एक जो डब्बा टाइप का बनाते हैं ना, ऐसा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल बना देंगे। अब इसमें एक एक करके हमें क्या करना है? टर्मिनल्स जोड़ने हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल्स जोड़ने हैं? टोटल हमें 5 टर्मिनल्स जोड़ने हैं। सबसे पहला टर्मिनल, देखिए कभी भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दिमाग में सोचें, आप उसे इनपुट देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आप इनपुट देते हैं और बदले में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे इनपुट टर्मिनल्स की जरूरत है। तो 5 में से 2 टर्मिनल्स मेरे क्या होते हैं? इनपुट वाले होते हैं। ठीक है, और दोनों एक जैसा नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल होता है जिसमें मैं इन्वर्टिंग वाला इनपुट देता हूं, ठीक है ना, और दूसरा टर्मिनल होता है जिसमें नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देता हूं मैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं, बट अभी के लिए सुनते चलो कि मैं इन्वर्टिंग इनपुट का एक टर्मिनल होता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का एक टर्मिनल होता है। जो इन्वर्टिंग इनपुट वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है, और नॉन इन्वर्टिंग वाला पॉजिटिव होता है। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर मैंने कुछ इनपुट दिया है तो मुझे आउटपुट में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो एक टर्मिनल जो रहेगा वो मेरा किसके लिए रहेगा? आपके आउटपुट के लिए रहेगा। तो 5 में से कितने हो गए? टोटल 3 टर्मिनल हो गए। बाकी 2 टर्मिनल्स क्या करते हैं? बाकी 2 टर्मिनल्स आपके वोल्टेज के लिए होते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज को हम प्लस वीसीसी बुलाते हैं, और नेगेटिव वोल्टेज को हम माइनस वीईई बुलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। वन शॉट वीडियोस का यही फायदा होता है कि आपको सिर्फ एक बार उस वीडियो को सुनना होता है। जैसे अभी आपने सुन लिया, तो आप कभी भी अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाएंगे, आपको पता है कि यार ऐसे बनाना है और मुझे 5 चीजों की जरूरत होती है। 2 अलग अलग टाइप के इनपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग वाला, नॉन इन्वर्टिंग वाला। एक आउटपुट मिलता है, और इसको रन करने के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, नीचे वाला नेगेटिव वोल्टेज, ऊपर वाला पॉजिटिव वोल्टेज। नीचे वाले को मैं ईई बुला दूंगा, ऊपर वाले को मैं सीसी बुला दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाती है, और फिर काम आपका आसान हो जाता है। ओके, चलिए, सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा बेसिक हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा थोड़ा उसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि 2 इनपुट्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग वाला इनपुट, एक नॉन इन्वर्टिंग वाला इनपुट। तो इस पे एग्जाम में काफी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट में क्या होता है समझो। सबसे पहले इन्वर्टिंग इनपुट को समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना देता हूं। ये मैंने बना दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके 5 टर्मिनल्स हैं, पहला और दूसरा इनपुट वाला, तीसरा आउटपुट वाला, और चौथा और पांचवा वोल्टेज वाला। क्योंकि मैं इन्वर्टिंग इनपुट की बात कर रहा हूं तो मैं पहला वाला जो टर्मिनल है यहां पर इनपुट देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम इसमें इनपुट दे देते हैं। तो इनपुट हमेशा क्या देते हैं? हम एसी वेव देते हैं। और जैसे इसका नाम है कि ये क्या करेगा? इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या है कि ये इस एसी वेव को इन्वर्ट कर देगा। मतलब वेव कैसी हुई है मेरी? वेव ऐसे शुरू होकर ऐसे आ रही है ना, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये नीचे से शुरू होकर ऊपर जाएगी। ठीक है ना, तो इन्वर्टिंग इनपुट में अगर मैं एसी वेव देता हूं तो वो क्या करता है? वेव को एग्जैक्टली उल्टा कर देता है। अब इससे अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेव का क्या कर देना? फेस चेंज कर देना। कितने एंगल से? 180 डिग्री से। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है हमें अंग्रेजी में कि उल्टा कर देता है। हम उसे बोलेंगे कि यार वेव का फेस चेंज कर देता है 180 डिग्री से, तो वेव जो है वो एग्जैक्टली उल्टी दिखने लगती है। ये काम होता है जब आप इन्वर्टिंग इनपुट देते हो तो। ठीक है, सिंपल सी अंग्रेजी यहां देख सकते हो आप कि आप अगर कनेक्ट करोगे इनपुट सिग्नल को कहा? इन्वर्टिंग इनपुट वाले टर्मिनल में। ठीक है ना, एक इनपुट सिग्नल दिया मैंने, कहा इन्वर्टिंग इनपुट वाले टर्मिनल में, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में मिलेगा। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात हो रही है तो वो इनपुट को एम्पलीफाई करेगा, तो हमें वो शब्द का इस्तेमाल करना है कि हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, मतलब ये छोटी सी वेव का मुझे बड़ा सा वेव मिलेगा देखने को। ठीक है, जैसे इन्वर्टिंग इनपुट देखा आपने, तो इन्वर्टिंग इनपुट में मैं क्या दे रहा था? वेव इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहा था। अब मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देता हूं। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कि अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये नीचे वाला नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, तो अब मैं इस नीचे वाले पे इनपुट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है,
और मैं जान रहा हूं क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है, मतलब जैसा मैंने इनपुट बनाया है वैसे का वैसा मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, बस एक डिफरेंस है क्या, अगर इनपुट मेरा कुछ इस तरीके से है तो डेफिनेटली आउटपुट मेरा जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। तो ऑब्वियसली इस चीज को क्या करेगा? बड़ा बना देगा, है ना, चेंज नहीं करेगा फेस को, है ना। तो जैसा ये था वैसे का वैसा, उल्टा नहीं कर रहा है, वैसे का वैसा दे रहा है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे भैया? कोई चेंज नहीं है फेस में, सो नो फेस चेंज। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। इन्वर्टिंग वाला उल्टा कर देता तो हम बोलते हैं फेस चेंज ऑफ 180। नॉन इन्वर्टिंग वाला उल्टा नहीं करता है, खाली बड़ा करके दे देता है, तो हम क्या बोलते हैं? देयर इज नो फेस चेंज। यही चीज अगर अंग्रेजी में देखनी है तो ये रही इसकी अंग्रेजी। ठीक है ना, कि अगर आप इनपुट सिग्नल कहाँ देते हो, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वाले टर्मिनल पे देते हो, तो क्या होता है कि आपका सिग्नल एम्पलीफाई होता है, बट उसमें कोई भी फेस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो कुछ यहां देख रहे हो सब पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के, वहां से जाके आप पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, देखो लोगों को ना ये डिफरेंशियल शब्द सुन के ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही भयानक सी चीज होगी, बट आप अगर सुनोगे ना आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान सी चीज है ये। ठीक है ना, हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं और हम आसान शब्दों में इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बुलाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पहले एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि होता क्या है, और फिर जब मैं इसे आइडियल बोल रहा हूं तो मैं इसे आइडियल क्यों बोल रहा हूं वो भी बता देता हूं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करेगा? सबसे पहले, है तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही, हाँ जी सर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही तो है, तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप बना के दिखा दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ। क्यों अलग तरीके से बना रहा हूँ? क्योंकि मैं बार बार आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा था, ठीक है, तो हर बार आपको इस तरीके से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर समझाना है तो आप एक बॉक्स बना देना और उस बॉक्स में लिख देना आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एग्जामिनर आपको फिर भी मार्क्स देगा, हर बार आपको ये पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में डेफिनेटली पूरा बनाना पड़ रहा था, बिकॉज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में हम अलग अलग इनपुट दे रहे थे। अदरवाइज हम सीधे एक डब्बा बना के बोल दें कि ये मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब समझो हम इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते क्यों हैं। ठीक है, हम इसे इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं क्योंकि हम इसे दो दो वोल्टेज दे रहे हैं। पहले तो हमने एक वोल्टेज यहां पे दिया, मान लो ये जो मैं पहला वोल्टेज दे रहा हूं ये हम मान लेते हैं 100 वोल्ट्स पे दे रहा हूं। ठीक है, और मैंने ये दूसरा वोल्टेज पे दिया, मान लो ये जो दूसरा वोल्टेज मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये 60 वोल्ट पे दे रहा हूं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ना, इसको कितने मिल गए? दो दो वोल्टेज मिल गए, तो ये इन दोनों वोल्टेजेस का क्या लेगा? डिफरेंस लेगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? हम वीडी बुलाते हैं। ओके, तो इन दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? 100 - 60, मतलब कितना मिल गया तुम्हें? 40 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो तुम्हें वीडी मिला है ना, वीडी की वैल्यू कितनी है? 40। हम इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिफरेंस आता है ना दोनों वोल्टेजेस का, उस डिफरेंस को ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है ना। ये इस 100 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा क्या? नहीं। ये इस 60 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा क्या? नहीं। 100 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे हम वीडी बोलते हैं, ठीक है, उस वीडी डिफरेंशियल वोल्टेज को ये एम्पलीफाई करेगा। ठीक है ना, तो मैं समझ सकता हूं और मैं सिंपली बोल सकता हूं कि मेरा जो आउटपुट वोल्टेज ठीक है ना, जो मुझे आउटपुट में मिलेगा एम्पलीफाई होके, वो इस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। वो इस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। वो डेफिनेटली इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है ना, आउटपुट वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना, दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आप वीडी बोल सकते हैं या फिर दोनों का डिफरेंस मतलब V1 - V2 बोल सकते हैं, या फिर आप वन और टू ना बोलना चाहें तो आप ए और बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप VA - VB भी बोल सकते हैं, आप इस वाले को ए बोल दीजिए, इस वाले को बी बोल दीजिए, तो आप VA - VB भी बोल सकते हैं। और आउटपुट वोल्टेज इन पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसको क्या साइन यूज करेंगे? ये वाला साइन। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेजेस। ठीक है ना, ये चीज कहां होती है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ आप एक और चीज लिख देंगे कि यार दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? VD बुलाते हैं, है ना। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू VD। इतना भी लिख दोगे तो काफी हद तक आपकी चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमें फिगर तो बना के दिखाना है एग्जाम में, अगर उसने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पूछा है तो। और फिगर के साथ साथ मुझे ये चीज भी बना के बतानी है उनको कि भाई दोनों का डिफरेंस जो है उसको वो एम्पलीफाई करता है।
साथ ही साथ दो चार अंग्रेजी के सेंटेंसेस भी लिखते रहे, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ क्या सेंटेंसेस लिखते रहे। सबसे पहले अगर तुम देख रहे हो तो तुम बोलोगे कि भाई आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम कैसे करता है। तो देखो इसके पास दोनों टर्मिनल से वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो जो इनपुट आता है ना, दोनों टर्मिनल से आता है, टू इनपुट सिग्नल्स, V1 भी आता है, V2 भी आता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करेगा कि द वोल्टेजेस V1 एंड V2 आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है ना। ऑब्वियसली ग्राउंड को 0 वोल्ट कंसिडर किया जाता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने इसको बोला 100 वोल्ट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितना है, 60 वोल्ट है, तो इन दोनों को ग्राउंड से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम ये बोल रहे हैं कि द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई द डिफरेंशियल सिग्नल। डिफरेंशियल सिग्नल मतलब क्या, इस 100 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है VD, जो कि 40 के बराबर है, इसको ये एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए हम उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बुलाते हैं। ये इसकी अंग्रेजी है, ठीक है। तो यही हमें लिखना है गाइस, ठीक है। साथ ही साथ में आप एक चीज और एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे, जो मैंने अभी अभी बताया कि आपका आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर इसको डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2, वही चीज है यहाँ पे, और एक अंग्रेजी में लिखी हुई है ना। तो अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मेरा वन शॉट एक बार सुन लो, काम तुम्हारा खत्म, ठीक है। चलिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो ब्लॉक डायग्राम आप पढ़ने वाले हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट PYQ है, बिकॉज सबसे ज्यादा बार आपसे ये पूछी गई है कि व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम, या फिर एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यार, जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, उसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैं बात करूं तो उसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेजेस होने की वजह से मुझे 4 डब्बे बनाने पड़ेंगे, और इन 4 डब्बों से क्या बनेगा, मेरा ब्लॉक डायग्राम बनेगा, पहली बात, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 4 स्टेजेस होती हैं, इसलिए मुझे 4 डब्बे बनाने पड़ेंगे, और 4 डब्बों से क्या बनेगा, मेरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा, ये 4 स्टेजेस क्यों होते हैं एम्पलीफायर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर अकेला एक स्टेज में सफिशिएंट नहीं होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे अगर मैं 20 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा हूं, और इससे मुझे बनाना है कितना, 80 वोल्ट्स, ठीक है। तो एक ही स्टेप में 20 से 80 पहुंचना ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए क्या करता है वो, 1 से 2 स्टेज, 2 से 3 स्टेज लेता है, ठीक है। सो 2 से 3 स्टेज उसको लेने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली उसे 4 स्टेज लग जाते हैं 20 वोल्ट से 80 वोल्ट को प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है एक ही बार में 20 से 80 पहुंचाना, इसलिए वो 4 स्टेजेस का सहारा लेता है, और वही 4 स्टेज हमें यहाँ पे लिख के दिखाने हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला स्टेज सबसे इजी रहता है, जो कि हमारा इनपुट रहेगा, और लास्ट वाला स्टेज भी सबसे इजी रहता है, जो कि हमारा आउटपुट रहेगा। तो 2 स्टेज तो आसानी से याद हो जाएंगे, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज। बस यही 2 स्टेज है जिनको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं चारों स्टेजेस आपको समझा देता हूं। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये PYQ है, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेज को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहली स्टेज, जिसका नाम है इनपुट स्टेज। तो हम पहला डब्बा बनाएंगे, ठीक है। पहला डब्बा बनाया, और उस पहले डब्बे में लिख दिया इनपुट स्टेज, ठीक है। हम पिछले 15 मिनट से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने इनपुट दिए जाते हैं, 2 इनपुट दिए जाते हैं। तो इनपुट स्टेज में हम धीरे धीरे क्या बना देंगे, 2 इनपुट बना देंगे। और उन दोनों इनपुट के नाम भी हमको पता है कि एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। तो हम लिख देंगे भाई, इनपुट स्टेज यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, इनपुट स्टेज की जो अंग्रेजी आपको लिखनी है ना, मैं वो दिखा देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। हर एक स्टेप जो आप यहाँ इनपुट स्टेज में देख रहे हैं, इनमें से किसी भी स्टेप को रट्टा मारने की जरूरत है क्या, नहीं है। एक बार जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, तो तुम्हें याद ही हो जाएगा ये। सबसे पहले इनपुट स्टेज जो होती है वो ड्यूअल इनपुट होती है। क्यों ड्यूअल इनपुट, क्योंकि मैं दो दो इनपुट दे सकता हूं, और ड्यूअल इनपुट के देने से मुझे क्या मिलता है, बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है। बैलेंस आउटपुट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 2 इनपुट दिए हैं तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलने चाहिए, दोनों मिलने चाहिए। तो अगर 2 इनपुट देने पे 2 आउटपुट मिलते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, बैलेंस्ड आउटपुट। तो पहली लाइन समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई, हम 2 इनपुट देंगे और हमको 2 आउटपुट मिलेंगे, और हम उसे क्या बुलाते हैं, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। तो बच्चे रट्टे रहते हैं इसको कि इट इज अ ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूअल इनपुट, रट्टा नहीं है।
दो इनपुट देके दो आउटपुट मिल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है कि भैया ड्यूअल इनपुट है, और दो आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब बैलेंस्ड आउटपुट मिल रहा है। खत्म। ठीक है। अब आगे की लाइंस तो बहुत इजी है कि दो इनपुट है तो दोनों के नाम क्या होंगे, एक का नाम इन्वर्टिंग होगा, दूसरे का नाम नॉन इन्वर्टिंग होगा। सिंपल। ठीक है। अब आगे पढ़िए। जो मेरा पहला स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें एम्पलीफाई करना है, मतलब हमें 20 वोल्ट से 80 वोल्ट जाना है, बड़ा सा वोल्टेज देना है। तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम किसका रहेगा इस 80 वोल्ट तक पहुंचने में, इनपुट का ही काम रहेगा। तो तीसरी लाइन वही रहेगी कि जो सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, सबसे पहला स्टेज प्रोवाइड करेगा। तो तीसरी लाइन हमको समझ में आ गई। ठीक है। चौथी लाइन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना चौबीस हो सकते हो। चौथी लाइन का मीनिंग यही है कि भैया ये डिफरेंशियल, द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इज टू एम्पलीफाई द वोल्टेज डिफरेंस। मतलब हम इंडिविजुअली एक वोल्टेज को नहीं करते, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो अब रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि भाई दो इनपुट देंगे दो आउटपुट मिलेगा। करेक्ट। पहला स्टेज, पहले इनपुट का नाम इन्वर्टिंग, दूसरे इनपुट का नाम नॉन इन्वर्टिंग। तीसरा स्टेज क्या है कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत का काम इसमें होना है, बिकॉज सबसे ज्यादा गेन इसमें होना है। ठीक है। चौथा वाला क्या है कि भाई दोनों के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। बस, बातें मेरी सुन ली, थोड़ा सा पेन चला लिया। और अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं, पीडीएफ में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां जाके बीएक्सी को सर्च करना, 40-45 रुपए का तुम्हें पीडीएफ देखने को मिलेगा, और उसमें सारे आईएमपी क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वहां से तुम काफी आसानी से देख पाओगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेज को हमने समझ लिया, है ना। अब पहले स्टेज से हम जाएंगे दूसरे स्टेज पे। ठीक है ना। तो इनपुट स्टेज, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। अभी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज, बीच वाला स्टेज। ठीक है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट स्टेज को देखो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। इंटरमीडिएट स्टेज में मेरे पास कितने इनपुट आ रहे हैं, दो इनपुट आ रहे हैं, और आउटपुट में कितना जा रहा है, एक ही आउटपुट जा रहा है। मतलब दो इनपुट आ तो रहे हैं तो मैं इसको ड्यूअल इनपुट तो बोल सकता हूं, बट एक ही आउटपुट जा रहा है। इसका मतलब हम इसे क्या बुलाते हैं, अनबैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टेज में क्या हुआ था, दो इनपुट आए थे और दो आउटपुट गए थे, तो हम इसको क्या बोलते थे, बैलेंस्ड आउटपुट। दो आए दो चले गए। इस वाले में देखिए, आए दो लेकिन निकला सिर्फ एक। तो जब दो आते हैं तो ड्यूअल इनपुट, लेकिन एक ही बाहर निकलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है ना। यही चीज आपकी पहली लाइन है कि द आउटपुट ऑफ द इनपुट स्टेज इज गिवन टू द नेक्स्ट स्टेज। ये तो यही हो गया। ठीक है। देखो कितनी सिंपल सिंपल लाइंस लिखनी है। सेकंड स्टेज में पहले क्या आ रहा है, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में आ रहे हैं, तो वही लिख दिया हमने कि जो इनपुट स्टेज है यहां से जो आउटपुट मिलेगा ये ड्यूअल, ये दोनों मिलके जाएंगे सेकंड स्टेज में, लिख दिया हमने। ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट क्या, द ओवरऑल एम्पलीफाइंग रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई एंड द इनपुट स्टेज कैन नॉट प्रोवाइड इट। इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि हम 20 वोल्ट से 80 वोल्ट पे जाना चाहते हैं, एक ही बार में जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली वाली स्टेज में सबसे ज्यादा मेहनत जरूर होगी, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली स्टेज की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहला वाला स्टेज अकेला सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना। तो वही यहां पे सेकंड लाइन में लिखा है कि ओवरऑल एम्पलीफाइंग रिक्वायरमेंट, मुझे इतना बड़ा जो रिक्वायरमेंट कवर करना है 20 से 80 का, ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं अकेला इनपुट स्टेज से कवर नहीं कर सकता, तो मुझे सेकेंड स्टेज लगती है। ठीक है। तो सेकेंड स्टेज की दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि भैया वो इनपुट स्टेज से इनपुट देगा और फिर आउटपुट देगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया इसकी जरूरत है क्योंकि पहला वाला अकेला नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन इंटरमीडिएट स्टेज इज टू प्रोवाइड एन एडिशनल वोल्टेज गेन। वही जो हमने पहले बोला कि पहला वाला आपको वोल्टेज गेन दे रहा है बहुत बड़ा, लेकिन उस गेन के ऊपर और एक्स्ट्रा गेन जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना है इसमें आखिरी वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया इनपुट में तो ड्यूअल इनपुट है, दो इनपुट आ रहा है, बट आउटपुट मुझे एक ही मिल रहा है, तो जिसको हम क्या बुलाते हैं, अनबैलेंस्ड आउटपुट या बेसिकली सिंगल आउटपुट। ठीक है। चलिए, तो अब आपने सेकेंड स्टेज की कहानी भी सुन ली, तो सेकेंड स्टेज भी अब आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज पे। ठीक है। थर्ड स्टेज का नाम होता है लेवल शिफ्टिंग। बहुत लोग ये बोलते हैं कि लेवल शिफ्टिंग को रट्टा मार लेना। लेवल शिफ्टिंग का मैं तुम्हें मीनिंग समझाता हूं, सुनो ध्यान से। तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा काम था छोटे से वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज बनाना, और ये वोल्टेज कौन सा था, तुम्हारा एसी वोल्टेज। जब आप छोटे से वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज बनाते हो, तो एसी के साथ साथ ना थोड़ा सा डीसी वाला वोल्टेज भी बहुत हाई लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है। क्या सुने, जब आप 20 से 80 जा रहे हो एसी वोल्टेज बनाने के लिए, तो जो डीसी होता है वो डीसी वाला भी थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है, और ये डीसी का एम्पलीफाई होना बड़ा सा डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो डीसी वाला एम्पलीफाई हो गया ना, उसको वापस ग्राउंड पे लाना पड़ता है।
तो ये जो तीसरा स्टेज है ना, वो क्या करता है कि गलती से एसी को बढ़ाते बढ़ाते डीसी भी आपका एम्पलीफाई हो गया है, तो जो डीसी एम्पलीफाई हो गया उसको थोड़ा सा ग्राउंड पे लाना है। अंग्रेजी देख लो, वही है। क्या है? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एम्पलीफाइज द डीसी सिग्नल ऑल्सो, है ना, ये गलती से डीसी को भी एम्पलीफाई कर देता है ना। अगर डीसी सिग्नल ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। और डीसी सिग्नल के बढ़ जाने को हम क्या बुलाते हैं? डीसी लेवल शिफ्ट, ठीक है ना। सो डीसी सिग्नल का बढ़ जाना इज कॉल्ड एज डीसी लेवल शिफ्ट। सो द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द डीसी सिग्नल ऑल्सो, एज द डीसी सिग्नल इज एम्पलीफाइड वी कॉल इट डीसी लेवल शिफ्ट। डीसी सिग्नल एम्पलीफाई हो गया तो हम उसको डीसी लेवल शिफ्ट। नाउ ड्यू टू दिस इंक्रीज डीसी लेवल, डीसी लेवल के बढ़ जाने से आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। हमारे लिए डीसी वोल्टेज अच्छा नहीं है, ठीक है ना। डीसी की वजह से क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे डीसी का लेवल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डीसी का लेवल डाउन करने को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? वी कॉल इट शिफ्टिंग डाउन द डीसी लेवल, ठीक है। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या होता है कि डीसी लेवल को शिफ्ट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो लेवल शिफ्टर क्या करेगा? ये डीसी लेवल को बेसिकली शिफ्ट डाउन करेगा। मीनिंग समझ में आ गया? अंग्रेजी भी समझ में आ गई? अंग्रेजी देखनी है तो पीडीएफ एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। तो ये वाली स्टेज भी हमको समझ में आ गई, ठीक है। तो बस अब क्या था? अब तो सर आखिरी में आउटपुट स्टेज में चाहिए क्या मेरे को? भाई आउटपुट स्टेज में बेसिकली मुझे लो आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए रहता है। मतलब मुझे भाई बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा अच्छा खासा करंट जो है वो भी पास हो जाए और हायर वोल्टेज में मेरे को आउटपुट मिल जाए। बेसिक अंग्रेजी है, यही का ये लिख के आना है ना। लोगों को बस दिक्कत इन दोनों तीनों स्टेप्स को समझने में होती है। ये तो बहुत ही आसान होता है। तो आपसे अगर ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो अल्टीमेटली आप ब्लॉक डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि देयर आर 4 स्टेजेस इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हर एक स्टेज की अंग्रेजी जैसे मैंने आपको बताई है वो आप लिखेंगे वहां पे एग्जाम में, और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पूछा जा सकता है वो हमने खत्म कर दिया। अब आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अब हमें क्या सीखना है? देखो थोड़ी देर पहले हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की बात की थी, करेक्ट। अब एग्जामिनर या यूनिवर्सिटी क्या कर रही है ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट कर रहा है वो पूछती है। पहले भी 2 से 3 बार पूछ चुकी है, तो इसलिए हम इसको भी बोलेंगे कि ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो उसे बताना बहुत इजी है। आप जानते हैं कि अगर मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है, ये रहा मेरे सामने ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास क्या होते हैं? दो दो इनपुट होते हैं और बदले में एक आउटपुट होता है। पहला वाला इनपुट इन्वर्टिंग वाला होता है और दूसरा वाला इनपुट क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग वाला होता है। जो शुरू से वीडियो देख रहा है बिना फॉरवर्ड किए उसको ये बात याद है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे ऐड कर रहा है, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इन्वर्टिंग वाले पॉइंट को यूज करना पड़ेगा और इस नॉन इन्वर्टिंग वाले पॉइंट को मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे नॉन इन्वर्टिंग वाले पार्ट को यूज नहीं करना है, इसलिए मैं बोलूंगा कि भैया ये जो नॉन इन्वर्टिंग वाला पार्ट है ना इसको ग्राउंड कर दो आप, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग वाला पार्ट है ना भैया आप इसको ग्राउंड कर दो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंड पे लगा दिया, ठीक है। ग्राउंड पे लगाने से क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज कि ग्राउंड लगाने से हम बोलेंगे जो बी पॉइंट है ना, उस बी पॉइंट का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? 0। आई बी मतलब जो बी पॉइंट पे करंट दौड़ता है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुमने बी वाले पॉइंट को ग्राउंड कर दिया तो इसकी ग्राउंडिंग होने से इसका वोल्टेज हो गया 0। अब एक कहावत है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, क्या कहावत है? कि आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो वोल्टेज है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे बी वाले का वोल्टेज 0 मिल गया है तो मैं क्या बोलूंगा भैया ए वाले का वोल्टेज भी क्या है? 0। मतलब इस पॉइंट पे जो आपका ए वाला है उसका वोल्टेज क्या है? 0। सुना है? आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। काम तो मुझे हालांकि यहीं पर करना है पहले वाले में, लेकिन मैं इतना पार्ट करके बोल सकता हूँ ये वाली बात। अब देखिए मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे काम कर रहा हूं तो इस वाले पॉइंट पे मैं क्या दूंगा? वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया। वोल्टेज प्रोवाइड कैसे करते हैं? कि इनपुट वोल्टेज दिया मैंने, और हमेशा जब भी आप इनपुट वोल्टेज देते हैं आपको एक रेजिस्टर लगाना पड़ता है इनपुट वोल्टेज देने के टाइम पे। तो आपने ये इनपुट वोल्टेज दिया और फिर ये इस तरीके से क्रॉस करके यहां जाएगा, ठीक है। तो आपका इनपुट वोल्टेज रजिस्टर को क्रॉस करके ए पॉइंट पे आएगा और फिर यहां से फिर क्रॉस करके ऐसे जाएगा।
तो आप यहीं के ही आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन को भी बना के दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपका करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम क्या बुलाएंगे, आई बुलाएंगे। फिर ये करंट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, यहां से भी वही सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जो करंट आपका यहां से फ्लो हो रहा था वही सेम करंट आपका यहां से भी फ्लो होगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये दो चीजें हमने देख ली। क्या देखा कि जब हम इन्वर्टिंग वाले एम्पलीफायर पे काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ग्राउंडिंग कर देंगे बी वाले को, ए वाले पॉइंट पे वोल्टेज देंगे। जब आप वोल्टेज देते हैं तो आपको रेजिस्टर्स यहाँ पे इस तरीके से लगाने पड़ते हैं। पहले वाले रजिस्टर का नाम हमेशा R1 होता है, दूसरे वाले का रजिस्टर का नाम हमेशा RF होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है। सो वही चीज जो मैंने आपको समझाया वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, देखिए कि अगर मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। An operational amplifier that provides a phase shift of 180 डिग्री between input and output is called as inverting amplifier। ये हम पहले भी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि इन्वर्टिंग वाले में फेज शिफ्ट होता है। बेसिक सर्किट डायग्राम ये रहा इसका। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है इसमें, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि हमारा VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू जीरो होता है। कैसे होता है, अभी 2 सेकंड पहले बताया मैंने आपको कि जब हम B को ग्राउंड कर देते हैं तो एक रूल है, उस रूल का नाम क्या है, उस रूल का नाम है वर्चुअल ग्राउंडिंग। वर्चुअल ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज बी का रहेगा वही वोल्टेज ए का रहेगा। तो क्योंकि बी को ग्राउंड कर दिया है तो बी का वोल्टेज हमने जीरो कर दिया, इस वजह से ए का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको पहली लाइन अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या और कैसे लिखना होता है, ठीक है। चलिए, सो क्या हुआ है ऐसे, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हम सीख रहे थे ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, इसमें करंट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज जब हम इसमें करंट के बारे में बात करते हैं तो इस करंट को समझना थोड़ा सा पड़ेगा, बिकॉज इससे हमें काफी ज्यादा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। प्लस इस करंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में आंसर में भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और किस तरीके से इसका आंसर प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको PDF में भी सही तरीके से लिख के दिया है। तो यहां तुम सिर्फ सीख रहे हो, बट PDF तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये PDF एप्लीकेशन से मिलेगी, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको उठा लो। उसमें प्रॉपर तरीके से बताया मैंने कि तुम किस तरीके से एग्जाम में इस चीज को लिख के आओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ये, ओके। तो चलिए जरा आपको दिखा देते हैं, है ना, इसको, है ना, कि आपका करंट वाला फंडा किस तरीके से काम करेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है इस करंट वाले फंडे को समझना। तो 2 करंट होते हैं, बेसिकली सेम ही करंट होता है। तुमने यहां से वोल्टेज दिया तो करंट मेरा यहां से निकला, करंट को वैल्यू आई दिया मैंने, करंट यहां से यहां तक आया। फिर करंट वही सेम करंट तुम्हारा ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे आता है, और यहां से भी सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस करंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो तुमको ओम्स लॉ पता है ना, पता ही होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। इसका मतलब करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर, है ना। करंट इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू आर, नीचे जाएगा V बाय आर। मुझे कहीं पर भी करंट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ता है रेजिस्टेंस से। मतलब मुझे अगर यहां पर करंट दिखना है ना, अगर मैं इस करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या इन्वॉल्व है, R1 इन्वॉल्व है। तो मैं बोल दूंगा भाई नीचे रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, R1। और वोल्टेज कितना इन्वॉल्व है इसमें, देखिए। तो देखिए वोल्टेज कहां से कहां तक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये हाइयर पॉइंट से यहां जा रहा हूं मैं मतलब मैं VI से कहां जा रहा हूं, ए पे जा रहा हूं, VI से भी ए पे जा रहा हूं। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज हम बोलेंगे VI माइनस VA, ठीक है। तो यहां पे एक वोल्टेज ड्रॉप है, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। हायर वोल्टेज VI से मैं VA पर गया हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सिंपली VI माइनस VA, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये फिगर किसका है, इन्वर्टिंग का है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था क्या, कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम अगली लाइन पे सिंपली लिख देंगे कि ये हो जाएगा VI माइनस VA की वैल्यू क्या होती है, जीरो डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल देंगे, VI डिवाइडेड बाय R1। मतलब मेरा जो करंट दौड़ रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, VI डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, है ना। जगह हमारे पास ज्यादा है नहीं तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। सो फाइनली हम लिखेंगे देयर फॉर I इज इक्वल टू, है ना, सो देयर फॉर, सॉरी,
इसके करीब लिखते हैं हम, देयरफॉर आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आर वन। ये मेरी पहली इक्वेशन रहेगी, ठीक है। चलिए एक और बार लिख सकता हूं, यहां पर भी करंट दौड़ रहा है, ठीक है, तो इस करंट को भी मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये करंट कहां से कहां तक दौड़ रहा है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ दौड़ रहा है। ये पॉजिटिव कहां है, देखिए ये ए से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर इस साइड वी ए वोल्टेज रहेगा और ये जा रहा है आउटपुट की तरफ, ठीक है, मतलब आउटपुट वीओ, तो मैं बोल सकता हूँ वीओ। तो मैं सिंपली कह रहा हूं कि मैं जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, ए पॉइंट के बराबर, और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, वीओ के बराबर। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वी ए से वीओ, है ना। तो मैं सिंपली लिखूंगा वोल्टेज ड्रॉप इज वी ए से वीओ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है बीच में, आर एफ। चलिए लिख देते हैं। जान रहे हैं वी ए की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो हम इसको और बेहतर कर देंगे। वी ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ, ठीक है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ, ठीक है ना। तो जो आपका करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस, है ना, और इन्हीं दोनों इक्वेशन से आगे हमारा काम भी चलता है, ठीक है। और हम इसको ही सिंपली बोल देंगे कि दिस इज गोना बी माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। सो थोड़ा सा अगर आपको ये चीज मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, और देर आर चांसेस कि आजकल 6 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तुम वहां पे बता सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन से करंट मिला भाई, ये वाला डिप। दूसरी इक्वेशन से करंट मिला, ये वाला डिप, ठीक है। और दोनों ही करंट क्या है, देखो ये वाला भी करंट है, ये वाला भी करंट है, दोनों के लेफ्ट साइड आई आई तो दोनों के राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली आप लिखोगे बाय इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, आप क्या बोल सकते हैं, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है, मतलब दोनों के राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो राइट साइड में यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, वी आई डिवाइडेड बाई आर वन, और राइट साइड में यहाँ पर क्या मिलता है मुझको, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई आर एफ, ठीक है। अब वी ओ और इसको क्रॉस क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो मैं आर एफ को ऊपर लेके आता हूँ, वी आई को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, इधर आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू, ये आर एफ ऊपर ले गया और वी आई को नीचे लेके आ गया, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी आई, है ना। तो ये जो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है ना, और नेगेटिव को यहां लगाने से अच्छा तुम इधर लेफ्ट में लगा दो, ठीक है ना। ओके, यही आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो होता है ना, इसको हम वोल्टेज गेन बुलाते हैं। और ये मैंने तुम्हें करके क्यों बताया है तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि आगे जाके जो न्यूमेरिकल है तुम्हारा वो पूरी तरह से इस वोल्टेज गेन पे ही डिपेंड करता है, और इस वोल्टेज गेन पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी समझ लेने की थी हमें, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डाल के कर पा रहे हो तो एग्जाम में आंसर में इस तरीके से वोल्टेज के बारे में लिख के आना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो, ठीक है। लेकिन अगर 6 नंबर का नहीं आ रहा है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर तुम इतना याद नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर तुम इतना याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें अबाउट करंट में क्या लिखना है, तुम सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना और उसी फॉर्मूले को अबाउट करंट में लिख के आ जाना। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंपल होता है कि हमको वोल्टेज गेन चाहिए रहता है, ठीक है ना। तो तुम ऐसे लिख देना एग्जाम में कि हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन को तुम कैसे डिनोट करते हो, वोल्टेज गेन इज डिनोटेड बाय ए वी, ऐसे होता है वोल्टेज गेन। एंड वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है, इट इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर वन नेगेटिव साइन के साथ में, ये लिख दिया आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट को ही हम वोल्टेज गेन बुलाते हैं। तो अगर तुम जो मैंने अभी करके दिखाया डेरिवेशन वो नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये वाला लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। एक आधा नंबर एग्जामिनर काटेगा पर ठीक है, दिक्कत नहीं उतनी, ठीक है ना। सो वोल्टेज गेन तुम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, और इस फॉर्मूला को याद रखो बिकॉज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो हम इस ये फॉर्मूला यूज होने वाला है उसमें, ठीक है ना। ये चीज हम किसके लिए कर रहे थे, हम इनपुट कहां दे रहे थे, इन्वर्टिंग वाले में, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका, इन्वर्टिंग का हो गया। तो जब आप इन्वर्टिंग वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट लिख दिया मैंने, इन्वर्टिंग वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको अप्लाइड वोल्टेज का, सॉरी वोल्टेज गेन का ये फॉर्मूला लिख के आना है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप अगर इन्वर्टिंग वाला खेल रहे हैं तो उस इन्वर्टिंग वाले में आपको
ये भी बताना होता है। वेव फॉर्म तो बड़ा इजी होता है। मुझे पता है कि मैं जो भी वेव फॉर्म देने वाला हूं उस वेव फॉर्म का एग्जैक्टली उल्टा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने एक वेव फॉर्म बड़ा सा बना देना है और उसका एग्जैक्टली उल्टा वाला नीचे बना देना है और बोल देना कि उल्टा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो वेव फॉर्म अगर पूछ रहा है एग्जाम में तो उसका जवाब लिखना तो बहुत आसान है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आपको एग्जाम में आजकल जो सवाल मिलते हैं वो 6 मार्क्स के होने लगे हैं, तो उस 6 मार्क्स में आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको उस 6 मार्क्स में क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको उस 6 मार्क्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई क्या होता है ये। अगर इन्वर्टिंग पूछा तो इन्वर्टिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। इन्वर्टिंग का बारे में जब लिख रहे हो तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि दोनों वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है। प्लस जब आप करंट के बारे में लिखोगे तो यहाँ जो फॉर्मूला दिखा है तो वो करंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। और फिर वेव फॉर्म के बारे में पूछेगा तो वेव फॉर्म के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी है 6 मार्क्स का। तो मैं अगर ऐसे लग रहा है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की लिस्ट देखोगे ना, सो उसमें तुम्हें एकदम दिखा देता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा था ना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा गया ये देखो, यहाँ दिखेगा तुम्हें। सवाल में उसने बोला है कि एक्सप्लेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म। तो जो मैंने अभी अभी सिखाया ना तुम्हें पूरा, है ना, कि 3 चीजें। सबसे पहले तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया, और डायग्राम बनाने के बाद में तुमको वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो बताया, तो ये तो तुमको लिखना ही है। ये लिखने के बाद में जो तुम्हारा वोल्टेज गेन है ना, सो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू जो उसका फॉर्मूला होता है कि आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर एफ बाय आर आई, ये लिखना है तीसरी चीज। और दूसरी चीज और तीसरी चीज तुम्हें वेव फॉर्म बनाना है। तो इन्वर्टिंग है मतलब ऐसा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा है। तो जो तीनों चीज मैंने अभी तुम्हें सिखाई थी ना, वो एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो तुम्हें लिखना है। अब जैसा तुमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का देखा है वैसा ही तुम्हें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब चलिए मैं जरा तुम्हें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का दिखा देता हूं, ठीक है ना। ओके, इन्वर्टिंग कहाँ गया? ये तो पूरा पढ़ लिया आपने। सो इन्वर्टिंग वाले का हमने देख लिया, क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। वही सेम क्वेश्चन हमसे नॉन इन्वर्टिंग को लेके भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द नॉन इन्वर्टिंग वाला, ठीक है। तो देखो जैसे इन्वर्टिंग वाला था वैसे ही नॉन इन्वर्टिंग वाला भी रहेगा। बस करना क्या है नॉन इन्वर्टिंग वाले में, देखो नॉन इन्वर्टिंग वाले में मैं यहां से अपना इनपुट वोल्टेज दूंगा। क्योंकि मैं यहां से इनपुट वोल्टेज दे रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट है उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, इसको हम शंट करेंगे, है ना। मतलब यहां पर मेरा ग्राउंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप नॉन इन्वर्टिंग में लिख रहे हो क्या, कि देखिए मैंने वोल्टेज किसको प्रोवाइड किया है, बी वाले को प्रोवाइड किया है ना। तो मैंने वीबी प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। और वीबी की वैल्यू कितनी है आपके वी आई के बराबर, क्योंकि मैंने इनपुट वोल्टेज दिया है इस पॉइंट पे। और हम जानते हैं क्या, कि जो VB का वोल्टेज होता है वही VA का वोल्टेज होता है। तो जब आपका नॉन इन्वर्टिंग का बात हो रहा है, जब आप यहां इनपुट देते हैं तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। वहीं जब आप क्या कर रहे थे, इन्वर्टिंग वाले के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जीरो हो जाता था। तो उस केस में हम क्या लिखते थे, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू जीरो। तो इन्वर्टिंग आया तो जीरो वाला लिखना है, और अगर आपको नॉन इन्वर्टिंग आया तो फिर VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VI लिखना है। अगेन ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है तुमको। नॉन इन्वर्टिंग वाले में क्या क्या हो रहा है तुमको पता है, कि हम नॉन इन्वर्टिंग वाले में क्या करेंगे, ए वाले पार्ट को शंट कर देंगे, जीरो कर देंगे, रजिस्टर लगा के बी वाले से वोल्टेज लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से बना देंगे, सिंपल। क्या आएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। आगे बढ़ो, जो अंग्रेजी तुम्हें वहां सिखाई गई थी वैसी अंग्रेजी यहाँ पर है। ये अंग्रेजी अगर देख के तुम पढ़ना चाहते हो PDF से पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में PDF के बने। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इनपुट देते हो तो करंट का डायरेक्शन क्या रहता है और फॉर्मूला क्या रहता है। क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे इसमें से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमको इस वाले का भी याद करना पड़ेगा। काय का फॉर्मूला, वही जो थोड़ी देर पहले इन्वर्टिंग में मैं सिखा रहा था वही फॉर्मूला। अगेन पूरा डेरिवेशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। किस चीज का फॉर्मूला होता है जो हम सीख रहे थे, हम सीख रहे थे एग्जाम में लिखने के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। वोल्टेज गेन क्या बोलते हैं, इसको AV से डिनोट करते हैं वोल्टेज गेन को। क्या होता है वोल्टेज गेन भाई साहब, वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। और अगर आप किसकी बात करते हैं, एग्जाम में नॉन इन्वर्टिंग की बात करते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज गिवन बाय 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1, ठीक है।
तो मुझे आर एफ और आर वन पता है, तो 1 + RF/R1 क्या बन जाएगा मेरा, वोल्टेज गेन, विच इज ऑल्सो गिवन बाय आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में जब ये वाला सेक्शन आएगा तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। करंट का डायरेक्शन दिखाना बड़ा आसान होता है। यहां से वोल्टेज दिया है तो इस बार करंट का डायरेक्शन आपको उल्टा दिखाना पड़ेगा। जो करंट यहां फ्लो होता है वही करंट तुम्हारा यहां फ्लो होगा, तो बस डायरेक्शन और दिखा देना एग्जाम में। ठीक है, कुछ नहीं है, एग्जैक्टली होता है। वेव फॉर्म आएगा, डेफिनेटली वेव फॉर्म सिंपल रहता है कि यार यहां पर मैं जैसा वेव फॉर्म देता हूं वैसे ही वेव फॉर्म मुझे मिल जाता है, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, बस एम्पलीफाई हो गया, सेम टू सेम मिल जाता है, कोई इन्वर्जन नहीं होता बिकॉज दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, तो अब ये तो मैं समझ में आ चुका है, तो हम इसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगली चीज क्या पूछी जा सकती है, सुनो ध्यान से। अभी तक तुम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो देखो यार रियलिटी में क्या होता है वो समझो जरा। रियलिटी में तुमसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको तुम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक तुम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आइडियल तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, और एक दूसरा टाइप का एम्पलीफायर होता है जिसका नाम होता है IC741। ठीक है, तो तुम अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हो, तुम अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक IC74 नाम का एम्पलीफायर होता है उसकी तरह भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब कहने के लिए ये एक टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है ना। तो होता क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में वो बोलता है कि ये जो IC741 है ना, इस IC741 के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है ना, इस IC741 के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। और क्वेश्चन वो किस भाषा में लिख के देता है मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से भाषा में लिख के देता है ना, कि आपका जो IC741 है ना भाई साहब, ठीक है, उस IC741 के आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाने हैं। ठीक है ना। तो ये भाषा थोड़ी अलग दिख रही है, मैं आपको थोड़ा और बेहतर दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन जिससे आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वो लिख रहा है, हाँ यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, राइट एनी टू आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC741। तो क्या बोल रहा है आपसे कि ये जो IC741 नाम का एम्पलीफायर है ना, इस IC741 नाम के एम्पलीफायर के क्या लिखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी लिख के दिखाइए, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी लिख के दिखाइए। ठीक है, तो असल में होता क्या है, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आइडियल तरीके में भी काम कर सकता है और IC741 की तरह भी काम कर सकता है। तो मुझे बताना है कि जब वो IC741 की तरह काम करेगा तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जब वो आइडियल की तरह काम करेगा तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। ठीक है, और कम से कम दो ऐसे के कैरेक्टरिस्टिक लिख के दिखाने हैं। तो वो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का भी यूज कर सकता है तुम्हें इस PYQ को कराने के लिए। ठीक है, या फिर वो तुम्हें डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड ना यूज करके तुम्हें ऐसे बोल सकता है कि डिफाइन विथ टिपिकल एंड आइडियल वैल्यूज। ठीक है, फॉर IC741। तो तुम क्या करना ना, तुम्हें जैसे ही IC741 देखने को मिला तो तुम याद कर लेना कि यार IC741 के बारे में मैंने यही पढ़ा है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। ठीक है ना, उसने बोला कि आप CMRR के बारे में बताइए, बैंडविड्थ के बारे में बताइए। तो CMRR क्या होता है, IC741 का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, IC741 का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जैसे CMRR एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बैंडविड्थ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एग्जाम में आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थ्योरी लिखने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है ना। तो चलिए जरा अब समझ लेते हैं पहले कि यार ऐसे और भी कितने कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा टेबल बना के दिखाया था कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, ठीक है ना, वो दो तरीकों से बिहेव कर सकता है। वो आइडियल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो IC741 की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल की तरह बिहेव करेगा तो वो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, और जब आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC741 की तरह बिहेव करेगा तो वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे क्या, कि ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इज बेसिकली द वोल्टेज गेन, जिसके बारे में आप बात करते थे कि भाई कितना वोल्टेज एम्पलीफाई करेगा। तो आइडियल वाला तो सीधे इन्फिनिटी पहुंचा देता है, लेकिन IC74 वाला एक फिक्स्ड वैल्यू तक पहुंचाता है। इंपिडेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस, जिसके बारे में बता रहे हो। तो जब आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है।
741 अगर काम कर रहा है तो इनफाइनाइट नहीं होता है, बट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, मतलब 2 × 10⁶ ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। आउटपुट में जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो क्योंकि आउटपुट में हमें बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आइडियल वाले केस में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम जीरो के बराबर है। यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, बट डेफिनेटली बहुत कम होगा, ठीक है। जो इनपुट में है, दिस इज 2 मेगा ओम, मेगा ओम मतलब इसके बाद 6 जीरो लगेंगे, ठीक है, समझे। तो 1 10 100 1000 10,000, लाइक 20 लाख ओम है ये। ओके, सो ये 20 लाख ओम है और सिर्फ 75 ओम है, तो बहुत कम उसने कर दिया है, ठीक है। 20 लाख ओम के कंपैरिजन में बहुत कम कर दिया है इनपुट में, लेकिन एकदम जीरो तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो जो आइडियल वाला रहता है ना, आइडियल वाला एक्सट्रीम रहता है, आउटपुट इन्फिनिटी दे देगा, इनपुट जीरो में ले आएगा, ठीक है, या आउटपुट जीरो पे कर देगा, इनपुट इन्फिनिटी ले लेगा। तो ये आइडियल वाला एकदम एक्सट्रीम पे काम करता है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741 रियलिस्टिकली काम करता है। तो जो एग्जाम में सवाल पूछता है वो यही पूछता है कि भाई ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, आप कोई भी 2 3 प्रॉपर्टी थोड़ा सा लिख के बता दीजिए, है ना। तो उसमें सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है वो है CMRR और बैंडविथ, ठीक है। तो देखने के लिए तुम देख सकते हो कि दोनों ही चीजें, आइडियल वाला एकदम इन्फिनिटी पे पहुंचा देता है, और IC 741 उसको रियलिस्टिक लगता है। बहुत हाई वैल्यू जरूर रहेगी, लेकिन इन्फिनिटी जितना नहीं रहेगा, ठीक है। अगेन, यहां पे भी बहुत हाई वैल्यू जरूर रहेगी, 90 डेसिबल बहुत हाई वैल्यू होती है CMRR के हिसाब से, लेकिन एकदम इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा। तो यही दोनों चीजें वो आपसे एग्जाम में लिखने के लिए बोल देता है, और कैसे लिखना है वो तुम्हें सामने है। दो चीजें कौन कौन सी, CMRR और बैंडविड्थ। तो आपको ये जब लिखना है तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। CMRR होता क्या है, CMRR एक रेशियो होता है, ठीक है, AD और ACM का। ए क्या है, बेसिकली डिफरेंशियल गेन, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले वोल्टेज गेन की बात की थी ना, है ना। तो जैसे आपका वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन को तुम AV से डिनोट करते थे, क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूला, ठीक है। वैसे डिफरेंशियल गेन होता है, डिफरेंशियल गेन वैसे ही कॉमन मोड गेन होता है, तो इनका रेशियो क्या कहलाता है, CMRR कहलाता है। आइडियल केस में ऑपरेट करोगे तो क्या वैल्यू होगी उसकी, इन्फिनिटी। लेकिन 741 ऑपरेट करेगा तो कितने पे करेगा, 90 डेसिबल पे, बस खत्म। तो CMRR क्या होता है वो बता देना, रेशियो होता है, और आइडियल केस में इन्फिनिटी पे काम करेगा, 741 90 पे काम करेगा, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसपे वो काम कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, बैंडविड्थ बुलाते हैं, ये उसकी अंग्रेजी है। आइडियल वाला सारी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, तो हम बोलेंगे भैया इसकी रेंज इन्फिनिटी है। लेकिन जो आपका रियलिस्टिक होता है 741, वो एक फिक्स्ड बैंडविड्थ पे काम कर सकता है, जो कि 1 मेगा हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है। जैसे हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है, ये इसकी अंग्रेजी है। तो जैसे मैंने कहा कि यार तुम मेरे साथ रहोगे ना, मेरे साथ चीजें देखोगे, तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। और यही सवाल वो थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है तुमसे। कैसे घुमा के पूछ सकता है, वो तुमसे बोलेगा कि राइट एनी टू आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी दो लिखनी थी, तो जब तुम CMRR और बैंडविड्थ पहले से पढ़ चुके हो, यही तो लिख के आ जाना। और बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक एक बार देख लेना, दिया तो है मैंने PDF में, वहां से देख सकते हो एक एक बार, ठीक है। तो काम अपना खत्म है, ठीक है। ये सब होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बचते हैं, और न्यूमेरिकल्स होके आपका काम हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, मैं जग भी रहा हूँ, बिकॉज मैं रात रात भर सो नहीं रहा हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली प्रेशर है, आप लोगों का एग्जाम है, तो मुझे बना के डालना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आगे नेक्स्ट टाइम अगले किसी सेकंड थर्ड ईयर के लिए, या फर्स्ट ईयर के सेकंड थर्ड सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं ज्यादा पहले से बना सकूं इन्हें, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें दो टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है, और दोनों ही टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलास यूज होने वाले हैं, ठीक है। पहला टाइप का न्यूमेरिकल जो तुम्हें इन्वर्टिंग पे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि आपका इन्वर्टिंग इनपुट है उस पे पूछा जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल जो इन्वर्टिंग इनपुट पे पूछा जा रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दोनों ही केस में तुमको क्या निकालने के लिए बोलता है, वो वोल्टेज गेन निकालने के लिए बोलता है। दोनों ही केस में तुम्हें क्या निकालने के लिए बोलता है, वोल्टेज गेन निकालने के लिए बोलता है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, AV, हम वोल्टेज गेन को ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज गिवन बाय आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। और विच इज ऑल्सो फर्दर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ RF डिवाइडेड बाय RI, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें सिखाया था। तो अगर सवाल मेरा इन्वर्टिंग का है तो मैं इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करूंगा, और अगर सवाल मेरा नॉन इन्वर्टिंग का है तो नॉन इन्वर्टिंग में भी मुझे इसी चीज का काम आएगा, कि मुझे वो
फिर से वोल्टेज गेन के बारे में पूछेगा या मुझे वोल्टेज गेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें जो वोल्टेज गेन होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज्ड है। हालांकि इसमें भी वही चीज होती है, हम लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, बट यहां पर माइनस आर एफ बाय आर आई नहीं आता है, यहां पर 1 + RF/RI होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग सारी चीजें गिवन होती है। आपको सिर्फ इन्वर्टिंग पूछा है तो इन्वर्टिंग का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, नॉन इन्वर्टिंग पूछा है तो नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा यूज करना है। ठीक है, चलो। फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले सेट ऑफ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। R1 = 1 किलो ओम्स, तो देखिए भाई साहब मुझे R1 की वैल्यू दे दी गई है, मतलब ये दे दिया है। RF = 10 किलो ओम्स, अरे वाह मुझे ये भी दे दिया है, तो इन दोनों का रेशियो निकल गया, तो क्या निकल जाएगा, वोल्टेज गेन। चलिए, विथ VCC = +-12, देखिए VCC का इस्तेमाल कहीं पर भी कैलकुलेशन में नहीं होता है, लेकिन इस VCC का इस्तेमाल जस्टिफाई करने के लिए होता है, बिकॉज ये जस्टिफाई आंसर करके लास्ट में लिख देता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जस्टिफाई आंसर में मुझे लिखना क्या है, बताऊंगा क्या लिखना है। इस VCC का इस्तेमाल जस्टिफाई आंसर के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, मुझे बोल रहा है भाई साहब ये आउटपुट वोल्टेज निकाल के दिखाइए। इफ इनपुट वोल्टेज इज 20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो देखो यार, अगर इनपुट वोल्टेज उसने दे दिया है मतलब इसकी वैल्यू दे दी है, तो इनपुट वोल्टेज पता है, RF पता है, RI पता है, तो तुम फॉर्मूला रख के आउटपुट वोल्टेज निकाल लोगे ना, निकाल लेंगे सर। दूसरा पार्ट, इनपुट वोल्टेज बदल दिया है, इस बार 2.2 वोल्टेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो गिवन था, 2.2 वोल्टेज रख के भी निकाल देंगे सर। तो देखा आपने कितना सिंपल न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। हाँ जी, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें पूरा समझ में ही आ गया है, लेकिन एग्जाम में जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तुम्हें गिवन लिखना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में तुम लिखोगे R1 = 1 किलो ओम। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब 1000। प्लीज इनको अच्छे से लिखना प्रॉपर। RF की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 10 किलो ओम्स। सो 10 किलो मतलब 30। ठीक है, तो 10 किलो ओम्स। VCC जैसे मैंने कहा कि किसी काम का नहीं है कैलकुलेशन में, तो फिलहाल रख देंगे इसको साइड में। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ इनपुट वोल्टेज, पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मुझे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 20 मिली वोल्ट लिया है। तो मैं मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो मैं 10⁻³ वोल्ट लिख दूंगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ RF डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, देखिए सब कुछ गिवन है, मुझे निकालना क्या है आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ RF डिवाइडेड बाय RI, और ये इनपुट वोल्टेज जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए। तो बस अब वैल्यू पुट करना है। RF की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाय RI की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज कितना है, 20 × 10⁻³ सो 20 × 10⁻³ और ये क्या रख दिया, वोल्ट्स। ठीक है, अब बस कैलकुलेटर में इसको रख के सॉल्व कर दीजिएगा। मैं सॉल्व करके रखा था, तो जस्ट अ सेकेंड मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, ये आ रहा है -0.2, तो इसको सॉल्व करने में मिला है मुझे -0.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो फाइनली कितना बनता है, -0.2 वोल्ट्स बनता है। यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ पे अब आपको एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी। क्या स्टेप लिखनी पड़ेगी, सवाल में वो आपको बोलता है जस्टिफाई द आंसर। तो जस्टिफाई का मतलब क्या है, देखिए जो आपका आउटपुट वोल्टेज है ना, वो इस +-12 वोल्ट के अंदर ही होना चाहिए, मतलब -12 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में ही होना चाहिए आपका। तो देखिए -0.2, तो ऑब्वियसली वो इन दोनों के बीच में आता है, -0.2 कहीं कहीं यहां करीब आएगा, है ना। तो क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई एज द आउटपुट वोल्टेज इज लाइंग बिटवीन -12 एंड +12, द आंसर इज जस्टिफाइड। और अंग्रेजी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे एक PDF है, उसमें और बेहतर तरीके से लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो पहला वाला पार्ट 20 मिली वोल्ट का हमने कर लिया खत्म। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पार्ट कर देंगे। ठीक है, सो दूसरे वाले पार्ट में कुछ नहीं है, मुझे सेकेंड पार्ट में वोल्टेज कितना गिवन है बताइए, 2.2 वोल्ट। फॉर्मूले में कोई चेंज है क्या, नहीं सर, फॉर्मूले में थोड़ा ना कोई चेंज है। ठीक है, तो बस मुझे वैल्यू से तो पुट करनी है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो यही होता है, V0/Vi इज इक्वल टू दिस, तो V0 इज इक्वल टू -RF/RA इंटू VI। तो RF की वैल्यू इतनी है, RA की वैल्यू कितनी है, बस पहले वाले में 20 मिली वोल्ट था, यहाँ पे 2.2 वोल्ट है।
ठीक है, तो बस मुझे वोल्टेज ही तो डालना है। ठीक है, क्या है ये इनपुट वोल्टेज, कितना है 2.2 वोल्ट। तो बस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ही तो डालनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो डाल देंगे हम इसको 2.2 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा देखो, 22 वोल्ट, तो ये कितना मिलेगा 22 वोल्ट। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला 22 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, हमने तो पढ़ रखा था क्वेश्चन में क्या, कि भाई VCC है +-12, मतलब मेरा जो आंसर है वो -12 से +12 के बीच में होना चाहिए था। बट मुझे यहाँ क्या मिला है 22 वोल्ट। तो हम इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि एज आई एम गेटिंग 22 वोल्ट्स विच इज नॉट इन द रीजन ऑफ -12 to 12 वोल्ट, देयर फॉर वी कैन नॉट टेक 22 वोल्ट। आंसर जस्टिफाइड वाला वी कैन टेक इज कितना, माफ कीजिएगा एक चीज यहां पे गड़बड़ हुई है, ये माइनस मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, -22 वोल्ट है। ठीक है ना, माइनस रहना चाहिए ना, हाँ। ओके, सो मुझे आंसर -22 वोल्ट मिल रहा है। तो -22 वोल्ट तो ऑब्वियसली आपके -12 वोल्ट से काफी इधर लेफ्ट की तरफ रहेगा, है ना। जैसे नंबर लाइन बनाओगे तो -22 इधर आएगा, -12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ पे आएगा। तो ये इस रीजन के बाहर है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो बेस्ट वोल्टेज दैट वी कैन टेक इज -11 पॉइंट, ऐसे 5 वोल्ट लिख सकते हो आप, या फिर -11.8 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज आपको अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी। और प्लीज फिर से बोल रहा हूं एक बार, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, PDF उठा लो भाई वहां से जाके, क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं तुम कितनी चीजें मिस कर रहे हो। कोई 200-400 रुपए की नहीं है, वो 40-45 रुपए की चीज है। बट तुम्हें इतनी ज्यादा हेल्प होगी ना उस PDF को देख के, तुम्हें पता चल जाएगा लिखना कैसे है एग्जाम में, और प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो ये जो जस्टिफाई आंसर है लोग इसे स्किप कर देते हैं, मत कर भाई, लिख के आओ, बताया वहां पे कैसे एक लाइन का चीज लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे का नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला PYQ। ओके ना, फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग बोला, नॉन इन्वर्टिंग बोला मतलब तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना जाना चाहिए कि भाई नॉन इन्वर्टिंग है तो फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चलो लिख देते हैं, उसने डिटेल्स में क्या दिया है पहले, कि मेरा वाला नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इफ RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम्स। तो भाई RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम्स का मतलब क्या है, 3 जीरो लग जाएंगे, लिख दिया हमने। R1 इज इक्वल टू कितना है 1 किलो ओम, तो 1 के साथ में 3 जीरो लग जाएंगे, लिख दिया हमने। ठीक है, VCC की जरूरत अभी नहीं है, जस्टिफाई करने के काम आता है, नहीं लिखते हैं। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100 मिली ओम। तो हमेशा क्या करा करो, मिली मतलब 10⁻³ छोटा एम आया तो 10⁻³ बड़ा एम आया तो पावर 6। ठीक है, 10⁻6। ठीक है, छोटा एम आया मतलब मिली वोल्ट, 10⁻³ लगेंगे वोल्ट। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, हमने गिवन फॉर्मूला लिख दिया, गिवन लिख दिया इन्फॉर्मेशन। अब यहां देखोगे तुम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज होता है भाई, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि अब अगर वोल्टेज गेन निकालोगे तो वो होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 + RF डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, चलो मुझे क्या निकालना है, इस पर द क्वेश्चन मुझे निकालना है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मतलब मुझे ये चीज निकालनी, ये कहलाता है वोल्टेज गेन। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, RF है और RI है। तो ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, मतलब मैं डायरेक्टली इन दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। हाँ जी कर सकते हैं, तो कर दें, कर दो सर। तो आप लिखोगे कि मेरा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू ये चीज डायरेक्टली 1 + RF डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको आगे। सो दिस इज 1 + RF की वैल्यू कितनी है 10,000, तो लिख दो यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय RI की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू, सॉरी RI लिख दिया मैंने गलती से, RI नहीं होता है R1 होता है। थोड़ा सा लिखने लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, माफ करिएगा, आप तो समझदार लोग हैं, समझ ही गए होंगे। ठीक है, दिस इज R1 ओनली। तो R1 की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपको, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 10 + 1 11। तो AV की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो ये आपका पहला पार्ट है सवाल के आंसर का। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आंसर। चलिए, तो मैंने क्या निकाल दिया, वोल्टेज गेन पूछा था, निकाल दिया। अगला क्या पूछ रहा है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखो, मैंने अभी अभी क्या निकाला, AV निकाला, मतलब मुझे इसकी वैल्यू पता है। मुझे सवाल में क्या दिया है, VI दिया है, मतलब उसकी वैल्यू पता है। तो अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना तो निकाल देंगे ना, हाँ जी निकाल देंगे। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों का इस्तेमाल कर लोगे और आउटपुट वोल्टेज आपका निकल आएगा। तो बस बाकियों को बोल दो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो थोड़ा सा ही रहता है यार दोस्त, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सही तरीके से गाइडेंस और न्यूमेरिकल तुम्हारा खत्म। ठीक है ना। चलिए, सो आप बोलेंगे कि भैया आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए, तो इसको ऊपर लेके जाइए मल्टीप्लिकेशन में, है ना। सो AV को आप VI से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कितना, AV की वैल्यू आई थी थोड़ी देर पहले हमने 11, VI निकाल रखा, VI पहले से गिवन 100 इंटू 10⁻³ -3 वोल्ट। ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा,
1100 इंटू 10⁻³ विच इज 1.1 वोल्ट। लेट मी जस्ट चेक सही है कि नहीं, ये 1.1 वोल्ट करेक्ट, ठीक है। चलो, कभी कभी इसे देख लेना पड़ता है आंसर्स। अब देखो जस्टिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑपरेशन कहां से कहां तक करने को बोला था, ±12 वोल्ट में, और मुझे ऑपरेशन बोला था -12 वोल्ट से 12 वोल्ट, मैं हूं 1.1 वोल्ट पे, ठीक है। मतलब मैं सही जगह पे हूं, मैं इसके बीच में हूं। तो बिकॉज वी आर इन द रीजन, विल से आंसर इज जस्टिफाइड। खत्म, ओके। इसके अलावा आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो फिर बोल देता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में सॉरी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ओके ना। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद से करें, बट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि सवाल में अब आपको डायरेक्टली उसने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना के दे दिया है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। समझने का तरीका सिंपल है कि आपकी इनपुट में दो डंडी आती हैं, ठीक है, ऊपर वाली डंडी, नीचे वाली डंडी। अगर नीचे वाली डंडी में वोल्टेज दे दिया मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और ऊपर वाली डंडी में वोल्टेज दिया होगा तो मतलब क्या है, इन्वर्टिंग। तो ऊपर वाली डंडी जो है उसको तो ले जाके उसने क्या कर दिया, ग्राउंड। लेकिन नीचे वाली डंडी को ग्राउंड करने से पहले उसने दिया वोल्टेज, तो नीचे वाली डंडी को वोल्टेज दिया है, मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो मुझे एक चीज तो सवाल देखते से पता चल फिगर में कि मुझे क्या करना है, नॉन इन्वर्टिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट दे रखा है, तो मैं पहले इनपुट की वैल्यू लिख देता हूं, कितनी है ये, 3 वोल्ट्स के बराबर। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि इधर साइड में जो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है उसको हम RF बुलाते हैं, जो इधर रेजिस्टेंस रहता है उसको हम R1 बुलाते हैं। तो इसी हिसाब से हम R1 की वैल्यू लिख देंगे, कितनी, 100 किलो ओम्स है। तो 100 किलो का मतलब 3 ओम्स, ठीक है। वैसे ही RF की वैल्यू मुझे पता है, RF इज इक्वल टू कितना, 20, और साथ में किलो है तो फिर 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बचा क्या करने का, देखो, बस खत्म है। मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आउटपुट वोल्टेज फॉर्मूला 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 हम कौन सा यूज करते हैं इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए, हम सिंपली लिखते हैं कि भाई अप्लाइड वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 + RF डिवाइडेड बाय RI, ठीक है। क्या क्या है मेरे पास में, मुझे RF की वैल्यू गिवन है, हाँ जी सर गिवन है। मुझे R1 की वैल्यू गिवन है, हाँ जी गिवन है। मैं गलती से फिर RI लिख दिया हूँ, वो क्या, इनपुट आउटपुट के चक्कर में ना RI निकल जा रहा है मुझसे, R1A, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि गिवन है, ठीक है। और मुझे इनपुट वोल्टेज भी गिवन है, हाँ जी सर गिवन है। तो मैं अगर इसको कंबाइन कर लूँ तो मैं इसमें वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ, निकाल लेंगे। पुट करके निकाल लेना तुम, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बिकॉज एनीवेज वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तुम PDF तो तुम वैसे भी एक्सेस करने ही वाले हो, तो तुम वहां से आंसर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आखिरी बार जो कुछ मैंने पढ़ाया है तुम्हें, अगर वो सब तुम एक्सेस करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें इस तरीके से सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, मैं सब कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में FPL भी है, ठीक है। FPL के अलावा अपने पास में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ तुम यहाँ से आके एक्सेस कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तुम इसे एक्सेस कर रहे हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि जब तुम यहाँ जाओगे, ठीक है ना, तो तुम इंपॉर्टेंट नोट्स, तो खैर तुम्हारे पास नोट्स है, बना के डालता ही हूं मैं। लेकिन जितने भी IMP क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उन IMP क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है, और उन IMP क्वेश्चंस PYQs के किस तरीके से जवाब देने हैं, न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से स्टेप्स लिखनी है, ये जो जस्टिफाई जैसे आड़ी टेढ़ी चीजें तुमसे बोलता है कि भी आंसर को जस्टिफाई करो, यहाँ लिखना भूल गया, वो जस्टिफाई करने को बोलता है। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैसे एग्जाम में लिख के आना है, वो सब इस PDF से मिल जाएगा। और बिल्कुल भी तुमसे मैं जायदाद नहीं मांग रहा हूँ इसके लिए। इट कॉस्ट इज 40-45 रुपीज का, इस कभी कभी कॉस्ट जो है वो 80-85 रुपये भी पहुंच जाता है। तो इन दैट केस देखो, डिपेंड्स, वो बहुत रेयरली होता है, बट क्या है, जब तुम देख रहे हो तब फटाफट से एग्जाम टाइम में परचेस कर लो, या एग्जाम के पहले परचेस करोगे तो भी अच्छा है। सो डिपेंड्स, कभी 40-50-60 के अराउंड में तुम परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ, और फायदा भी तुम लोगों को हो रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला वाला वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।